सो ये नोट कर लीजिए 6 अगस्त 1945। वॉइस इज क्लियर ऑनलाइन? यस सर। जी, 6 अगस्त 1945। तो उस एटम बॉम्ब का नाम था, एटम बॉम्ब नेम क्या था उसका? लिटिल बॉय। और हिरोशिमा पे ये ड्रॉप किया गया था, हिरोशिमा जापान। इसमें फिशनेबल मटेरियल क्या था? फिशनेबल मटेरियल, फिशनेबल मटेरियल बताइए। फिशनेबल मटेरियल मीन्स क्या यूज़ किया गया था इसमें? यूरेनियम, यूरेनियम, यूरेनियम। फिशनेबल मटेरियल यूरेनियम यूज़ किया गया था इसमें। इसके बाद नेक्स्ट जो बॉम्ब था वो 9 अगस्त 9 अगस्त 1945। 9 अगस्त 1945 इसको बोलते थे फैट बॉय, और इसको ड्रॉप किया गया था नागासाकी पे, नागासाकी। यहाँ जो फिशनेबल, इसमें जो फिशनेबल मटेरियल यूज़ किया गया था, क्या था फिशनेबल मटेरियल? फिशनेबल मटेरियल सही है, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम। तो ये दो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इनको याद रखना, जनरली ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे। और लिटिल बॉय एंड फैट बॉय, ठीक है। अभी देख रहा था मैं एक पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसलिए इसको याद रखना है, ठीक है। फिशनेबल मटेरियल, तो ये जनरली लोगों को ये तो पता होता है कि ठीक है लिटिल बॉय नाम था, फैट बॉय नाम था, फिशनेबल मटेरियल नहीं पता होता कि उसमें जो मटेरियल था वो कौन सा है। तो फर्स्ट वाले में जो लिटिल बॉय था उसमें यूरेनियम यूज़ किया गया था, एंड सेकंड में प्लूटोनियम यूज़ किया गया था, प्लूटोनियम को यूज़ किया गया था, राइट। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर लिखिए बायो में, नेक्स्ट चैप्टर प्लांट न्यूट्रिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, प्लांट न्यूट्रिशन। प्लांट न्यूट्रिशन, ये इस बार यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था इससे, प्लांट न्यूट्रिशन से। लास्ट ईयर जो 2020 में यूपीएससी में एग्ज़ाम हुआ था, उससे भी क्वेश्चन, उसमें भी क्वेश्चन आया था प्लांट न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिएंट्स, प्लांट को जो ज़रूरत होती है, दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, फर्स्ट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, सेकंड इज माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इस बार यूपीएससी में भी आया था 2020 में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। प्लांट्स में अगर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं, मतलब जो लार्ज अमाउंट में चाहिए, माइक्रो मीन्स जो स्मॉल अमाउंट में चाहिए। सो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 9 नंबर में 9 है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स 8 हैं, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कम से कम 8 की ज़रूरत होती है, बाकी तो और छोटे भी लिख लीजिए। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर द एलिमेंट्स which are required by plant, which are required by plant in relatively large quantities, in relatively large quantities. Macronutrients are
carbon. Macronutrients are carbon, oxygen, hydrogen. Carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, carbon, oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur and phosphorus. अच्छा, आप ये बताइए जितने भी हैं ये ऑर्गेनिक हैं या नॉन इनऑर्गेनिक हैं? ये सारे ऑर्गेनिक हैं जितने अभी मैंने लिखे ना 6, ये 6 के 6 ऑर्गेनिक हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब प्लांट से मिल जाते हैं, या किसी की डेथ हो गई तो डेड बॉडीज से मिल जाते हैं। सो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ये सब ऑर्गेनिक है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक हैं। ऑल आर ऑर्गेनिक, ठीक है। 3 इनऑर्गेनिक भी लिख लीजिए, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। पोटेशियम, कैल्शियम, सेकेंड इज कैल्शियम एंड थर्ड इज मैग्नीशियम। मीन्स अगर हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो 9 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को ज़रूरत होती है लार्ज क्वांटिटी में। आउट ऑफ 9, 6 आर ऑर्गेनिक एंड 3 आर इनऑर्गेनिक। इनको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। कई बार पता है ऐसे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑर्गेनिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कौन से। सो ये 3 जो हैं ये क्या हैं? इनऑर्गेनिक हैं। ये तीनों क्या हैं? इनऑर्गेनिक हैं। और बाकी जो 6 हैं वो क्या हैं? ऑर्गेनिक हैं। दीज आर ऑर्गेनिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ऑर्गेनिक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। नेक्स्ट लिखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में लिखिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर दोज एलिमेंट्स Micronutrients are those elements which are required by plant in very small amounts. बहुत कम अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे आयरन, फॉर एग्जांपल आयरन, क्लोरीन, जिंक, आयरन, क्लोरीन, जिंक के बाद मैंगनीज, बोरोन, BORON, बोरोन, मैंगनीज, बोरोन, कॉपर, मैंगनीज, बोरोन, कॉपर, मोलिबेडनम एंड निकल, NiCkel, निकल, ठीक है। कल मैंने बताया था ना बेटा, निकल कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है। कहाँ पे यूज़ होता है? हाइड्रोजनेशन में। निकल आया नहीं, निकल नहीं आया मतलब, हाँ। तो मैंने बोला था हाइड्रोजनेशन प्रोसेस जो होता है उसमें निकल कैटलिस्ट की तरह यूज़ होता है। अब जीवन भर याद रहेगा कि हाइड्रोजनेशन जो प्रोसेस होती है उसमें निकल एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है, ठीक है। और हाइड्रोजनेशन प्रोसेस क्या होती है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन बेटा इस बार 2020 में मेंस में, उसमें प्रीलिम्स में आया था। क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये क्वेश्चन आप देखना, किसी भी पीसीएस में चले जाइए, कहीं पे भी, आईएएस वाले भी इसको बहुत लाइक करते हैं। और क्योंकि इतना सिंपल टॉपिक था कि इसको पढ़ाया नहीं गया था, मैंने ही नहीं पढ़ाया था। मैंने कहा इतना छोटा क्वेश्चन कहाँ आएगा यूपीएससी में। लेकिन बस वही है कि इग्नोरेंस, बस वो पेपर में आ गया। मतलब एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि ये सब चीज़ें भी आ जाएंगी। ये वैसे 7th 8th की बेटा एनसीईआरटी जब पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा रहता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। हाँ, पीसीएस में आता था, पीसीएस में क्वेश्चन आता था। अगर पीसीएस के लिए पढ़ाते तो पढ़ाते, लेकिन आईएएस में एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा।
और पूछा गया तो जो हमारे बच्चे थे वो भी सर पकड़ के बैठ गए कि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है। तो इसको याद रखना है। 8 क्या है आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, आयरन, कॉपर, ठीक है, जिंक, मैंगनीज, क्लोरीन, बोरोन, निकल, मोलिब्डेनम, ये सब क्या है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। इनके ऐसे फंक्शन भी हैं, इनके ऐसा फंक्शन भी है, इनके अपने अपने फंक्शंस होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अपने फंक्शन होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अपने फंक्शन होते हैं। तो लिखिए, फर्स्ट लिखिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। हेडिंग डालिए मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नंबर 1 कार्बन। कार्बन बेटा, कार्बन के बिना ना कुछ भी नहीं बन सकता प्लांट में। कार्बन ही तो है। प्लांट को जब आप बर्न करते हो तो बचता क्या? कार्बन बचता है। मीन्स कार्बन इज द बैकबोन ऑफ द प्लांट। लिख लीजिए, कार्बन इज द बैकबोन ऑफ द प्लांट। कार्बन इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन, स्टार्च एंड सेलुलोज। प्रोटीन, स्टार्च एंड सेलुलोज। मैंने कई बार आपको बताया पहले भी कि हमारी बॉडी में ना सेलुलोज के लिए कोई एंजाइम नहीं है। कोई भी एंजाइम हमारी बॉडी में ऐसा नहीं है जो सेलुलोज को ब्रेक डाउन कर सके। बोला था मैंने पहले भी, इसलिए हम बोलते हैं ना, कई बार बोला जाता है कि हमें अपनी डाइट में सैलेड, हाँ सैलेड को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। क्यों यूज़ करना चाहिए? क्योंकि जो कच्चा होता है ना बेटा आपका ये, हाँ एक तो ये सेलुलोज का बना होता है, सेलुलोज होता है ये, ठीक है, सेलुलोज होता है। जैसे मान लीजिए आप खीरा खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो ये सेलुलोज होता है। और सेलुलोज जब हमारी डाइट का पार्ट बनता है तो हमारी बॉडी में तो कोई एंजाइम ही नहीं है जो इसको ब्रेक डाउन कर सके, तो ये एज ए बल्क ऐड हो जाता है। और जब एज ए ये बल्क ऐड हो जाता है तो फिर क्या करता है? कॉन्स्टिपेशन होता है उसको प्रिवेंट करता है। प्लस क्या करता है, ठीक है, जो डाइजेस्टिव डिजीज़ होती हैं उनसे प्रिवेंशन, उनसे हमें, ठीक है, बिल्कुल निजात दिला देता है। तो इसलिए हमें जो सैलेड होता है वो डाइट का इंटीग्रल पार्ट बना के रखना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो सेलुलोज का बना हुआ है और हमारी बॉडी में सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई भी एंजाइम नहीं है। ये मैंने पहले भी बताया था आपको, क्लास में बताया था, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम नहीं है। और ये भी बताया था कि जो प्लांट सेल होती हैं उनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, प्लांट सेल में मैंने बोला था कि प्लांट सेल, मान लीजिए प्लांट सेल है तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और बाहर जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। तो जो भी प्लांट्स होते हैं अगर उनको कच्चा आप कंज्यूम करेंगे तो सेलुलोज आपके बॉडी में जाएगा और सेलुलोज को कोई एंजाइम है ही नहीं। सेलुलोज किससे बनता है? कार्बन से बनता है। स्टार्च किससे बनता है? कार्बन से बनता है, ठीक है। प्रोटीन किससे बनता है? कार्बन से। अमीनो एसिड बेसिक यूनिट होता है लेकिन कार्बन भी उसमें जुड़ता है, तब जाके वो प्रोटीन बनता है, ठीक है। सो कार्बन इज द बैकबोन ऑफ द प्लांट। कार्बन के बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे बेटा कई बार ना ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एक वर्ड आपने सुना होगा शायद, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है? लिख लीजिए, एलोट्रॉप क्या होते हैं? एलोट्रॉप्स आर दो substances, allotropes are those substances whose physical properties are different, but chemical properties are same, chemical properties are same. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें तो ग्रेफाइट, डायमंड, वेरी गुड, डायमंड। और बताइए, बस दो ही? हाँ जी बोलिए, उसको क्या बोलते हैं? सही बोल रहे हैं बेटा आप, लेकिन क्या है वो, उसका नाम क्या है? फुलेरीन, फुलेरीन बोलते हैं उसे, फुलेरीन, ठीक है। अब देखिए इन सब की ना फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, फुलेरीन की डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं। बट अगर इन तीनों को बर्न किया जाए, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? ये सारी की सारी चीज़ें कार्बन से बने हुए हैं, सब कार्बन से बने, तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। अगर तीनों को बर्न करोगे तो लास्ट में कार्बन ही बचेगा। सो एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन क्या हो गई? एक कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा। एलोट्रॉप क्या होते हैं? एलोट्रॉप आर दो सब्सटेंसेस हुज
फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आर डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम, ठीक है। और कार्बन का ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है कि कार्बन के एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं, ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलेरिन, ठीक है। फुलेरिन बोला जाता है इसको, कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, डरना मत, एक ही मतलब होता है। बकमिंस्टर, कई बार ऐसे भी लिख देते हैं, बकमिंस्टर फुलेरिन। पता चला बेटा, मैंने फुलेरिन लिख दिया, वहाँ आ गया बकमिंस्टर फुलेरिन, तो आप डर गए कि ये पता नहीं कौन सा फुलेरिन आ गया। बात एक ही है, ठीक है। सो ये तीनों क्या है, एलोट्रॉप हैं, किसके, कार्बन के एलोट्रॉप है, कार्बन के एलोट्रॉप्स, ठीक है। सो कार्बन एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो बैकबोन है प्लांट का। सेकंड लिखिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज नेसेसरी फॉर बिल्डिंग शुगर्स। शुगर बिना हाइड्रोजन के नहीं बनेगा। हाइड्रोजन इज नेसेसरी फॉर बिल्डिंग शुगर, कॉमा फैट, कॉमा प्रोटीन एंड स्टार्च। हाइड्रोजन की हर जगह जरूरत होती है। अच्छा, प्लांट्स को हाइड्रोजन मिलता कहाँ से, मार्केट में तो घूम नहीं रहा हाइड्रोजन। प्लांट्स को हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है, मैंने बताया था, सबको बताया था। हाँ जी, जब मैंने फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि फोटोलिसिस वाटर से मिलता है। प्लांट को वाटर को ब्रेक कर देता है प्लांट, उससे हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। सो लिख लीजिए, लिखिए प्लांट ऑब्टेन हाइड्रोजन फ्रॉम, प्लांट ऑब्टेन हाइड्रोजन फ्रॉम, प्लांट ऑब्टेन हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, water through photolysis process, through photolysis process, through photolysis process, photolysis, फोटो का मतलब होता है लाइट, लिसिस का मतलब ब्रेक। तो लाइट की हेल्प से ये जो वाटर होता है ना, वाटर, इसके ऊपर लाइट पड़ती है, ये वाटर ब्रेक हो जाता है, H+ आयंस में ब्रेक हो जाता है। तो हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट होता है, हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट होता है, प्लस O2 क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से एक बैलेंस इक्वेशन बन जाती है, हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट होता है और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है, तो फोटोलिसिस रिएक्शन से, याद रहेगा। सो नेक्स्ट लिखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिखिए, नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिखिए, ऑक्सीजन इज ए कंपोनेंट विच इज यूज्ड for formation of glucose and it is also used in aerobic respiration, and it is also used in aerobic respiration, it is also used in aerobic respiration. Oxygen is mainly obtained, oxygen is mainly obtained from air वाया लीव्स, लीव्स बेटा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, फिर उससे क्या होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। एंड H2O, H2O देख रहे हैं, ये H2O ब्रेक होता है, ऑक्सीजन मिल जाता है। H2O वाटर से, नाइट्रेट, नाइट्रेट बेटा रूट से, रूट से ना प्लांट क्या करता है, नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करता है, नाइट्रेट, इसको नाइट्रेट बोलते हैं। तो नाइट्रेट से भी ऑक्सीजन मिल जाती है, नाइट्रेट, नाइट्रेट से ऑक्सीजन मिलती है। सल्फेट, नाइट्रेट, सल्फेट, एक होता है सल्फेट, सल्फेट से भी ऑक्सीजन मिलती है, सल्फेट, सल्फेट, सल्फेट बोलते हैं, इससे भी ऑक्सीजन मिलती है। नाइट्रेट, सल्फेट, ये सब प्लांट क्या करता है, सॉइल से ऑब्टेन करता है, तो यहाँ से भी ऑक्सीजन वो ऑब्टेन कर लेता है। एक तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू मैन्युफैक्चर होती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन की उसे ज़रूरत होती है तो नाइट्रेट से ले लेता है, सॉइल में नाइट्रेट होता है उससे ले लेता है, और ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो सल्फेट होता है सॉइल में, उससे ले लेता है, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, हाँ जी, विच इज़ यूज फॉर, क्या बोला, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट लिखिए नाइट्रोजन, लिखिए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन इज द बेसिक यूनिट ऑफ अमीनो एसिड्स, बेसिक यूनिट ऑफ अमीनो एसिड्स, और अमीनो एसिड इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन,
ठीक है, तो बिना नाइट्रोजन के तो प्रोटीन बन ही नहीं सकता। नाइट्रोजन इज ऑल्सो इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। डीएनए एंड आरएनए, नाइट्रोजन इज ऑल्सो इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, अगर नाइट्रोजन, मान लीजिए किसी प्लांट में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए तो प्लांट का क्या होगा बेटा? प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट की जो हाइट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो लिखिए ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, stunted growth एंड क्लोरोसिस भी एक बीमारी होती है, प्लांट्स में हो जाती है क्लोरोसिस। नेक्स्ट लिखिए फॉस्फोरस, नेक्स्ट हेडिंग डालिए फॉस्फोरस। इट इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है फॉस्फोरस। Phosphorus is the structural component of DNA and RNA. Phosphorus is mainly found from soil. Soil में मिलता है। Phosphorus is mainly found from soil. Soil में मिलता है। Phosphorus deficiency resulted into stunted growth of the plant. नेक्स्ट लिखिए पोटेशियम, हेडिंग डालिए पोटेशियम। बेटा ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, इस लाइन को याद रखना। पोटेशियम की वजह से ना स्टोमेटा क्या होता है, देखिए स्टोमेटा डे टाइम में ऐसे ओपन हो जाता है। मान लीजिए मैंने पहले भी बोला था, मान लीजिए लीव्स हैं तो लीव्स के लोअर पार्ट में स्टोमेटा होता है। सो डे टाइम में ये ओपन हो जाता है स्टोमेटा, नाइट टाइम में क्लोज हो जाता है मोस्टली प्लांट्स में। एक प्लांट ऐसा भी है जो डे और नाइट दोनों टाइम पे फोटोसिंथेसिस करता है। क्या नाम है उसका? पीपल का पेड़ जो होता है डे नाइट फोटोसिंथेसिस करता है। जनरली फोटोसिंथेसिस, ये जो आपका पोटेशियम होता है ये स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने के काम आता है। सो लिखिए पोटेशियम, ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, स्टोमेटा को ओपन और क्लोज करने में कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट जरूरत पड़ती है? तो पोटेशियम। लिखिए पोटेशियम रेगुलेट्स द ओपनिंग, पोटेशियम रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, due to deficiency of potassium, chances of damage from frost and heat, increases. Chances of damage from frost समझते हैं ना, पाला जो पड़ता है, and heat increases. Frost, FROAST, frost and heat increases. ठीक है, क्योंकि स्टोमेटा अगर ओपन रह गया तो ओपन ही रह जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हेडिंग डालिए सल्फर। नेक्स्ट इज सल्फर। मैंने एक बारी पहले भी आपको एक क्वेश्चन पूछा था, मैंने बोला था कि जो हम ओनियन जो है ना उसको जब पील आउट करते हैं, ओनियन को जब पीलिंग करते हैं तो हमारे आंसू क्यों आते हैं? सल्फर, उसमें सल्फर होता है, उसमें सल्फर की वजह से ठीक है आंसू आना शुरू हो जाते हैं। गार्लिक जो होता है, गार्लिक, उससे भी आंसू आते हैं। क्यों आता है? क्योंकि उसमें सल्फर होता है, ठीक है, गार्लिक में सल्फर होता है, ओनियन में सल्फर होता है, उसकी वजह से आंखों में आंसू आने लग जाते हैं। ठीक है, वकील साहब कैसे हो? खुश? ठीक, खुशी हो, लिख भी रहे हो कुछ? अच्छा ठीक, दोनों लोग साथ साथ बैठे हो, एक उत्तराखंड घूम के आया, कहाँ दोनों शिमला गए थे क्या? अच्छा, नेक्स्ट देखिए, चलिए कोई बात नहीं। सल्फर लिखिए, सल्फर
सल्फर इज ए स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ अमीनो एसिड्स। ठीक है, मैंने बेटा प्लास्टिड बताया था ना, प्लास्टिड कितने टाइप के प्लास्टिड होते हैं? 3 टाइप के बताए थे। हाँ, कौन कौन सा? प्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट मैंने बोला था 3 टाइप के प्लास्टिड होते हैं। प्लास्टिड में 3 टाइप बताए थे, एक तो क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना वो इसी सल्फर से बनता है, लिख लीजिए। तो इट इज एसेंशियल फॉर क्लोरोप्लास्ट ग्रोथ एंड फंक्शन। सल्फर इज एसेंशियल फॉर क्लोरोप्लास्ट ग्रोथ एंड फंक्शंस। sulfur is also needed for nitrogen fixation by legumes। लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, जैसे आपका तुर हो गया, तुर अरहर की दाल जो होती है, सो उसमें लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं। सो लेग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। उसमें एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। वो राइजोबियम क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर में जो फ्री नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स कर देता है, नाइट्रेट में फिक्स करता है। तो लेग्यूम्स के अंदर ये सल्फर होना ज़रूरी है, उस सल्फर की वजह से ही नाइट्रोजन फिक्सेशन हो पाता है। सो लिख लीजिए, इट इज़ नीडेड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय लेग्यूम्स। इसकी वजह से होता क्या बेटा, एक तो हमेशा याद रखिए जब भी ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कम होते हैं ना, तो अगर मान लो कभी कोई डाउट हो जाए, आपको समझ ही ना आए कौन सी बीमारी है, और उसमें लिखा रहे ऑप्शन में क्लोरोसिस होता है, तो आंसर मार देना क्लोरोसिस, सही हो जाएगा। क्लोरोसिस होता क्या है, लीव्स जो है ना ख़राब सी हो जाती है, और जो लीव्स ख़राब हो गई तो बेटा सब खत्म। लीव्स में स्टोमेटा है, उसी से फोटोसिंथेसिस होगा, उसी से प्लांट सर्वाइव करेगा, नहीं तो कैसे सर्वाइव करेगा। सो लिखिए, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सल्फर yellowing of leaves and stunted growth stunted हो जाती है। इसके बाद हेडिंग डालिए कैल्शियम। Calcium helps in photosynthesis and maintaining plant structure. लिखिए, deficiency resulted into stunted growth. मैग्नीशियम मैंने पहले भी बताया था, मैग्नीशियम क्या होता है, क्लोरोफिल मैंने बोला था ना, क्लोरोफिल के अंदर एक मेटल होता है उसका नाम है मैग्नीशियम। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए मैग्नीशियम इज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल। सो मैग्नीशियम, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि क्लोरोफिल जो होता है उसमें कौन सा एलिमेंट मिलता है, तो आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, ये सारे आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, नेक्स्ट हेडिंग डालिए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में लिखिए आयरन, नंबर 1 इज आयरन। देखिए, आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। आयरन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। नेक्स्ट लिखिए मोलिबेडनम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए मोलिबेडनम। It is essential for synthesis of amino acids. इसके बाद लिखिए बोरोन। नेक्स्ट हेडिंग डालिए बोरोन।
It affects flowering. Boron affects flowering and fruiting. It also helps in active salt absorption. Boron also helps in active salt absorption. Boron is used in synthesis of cell wall. सेल वॉल जो बनती है प्लांट सेल में, एनिमल सेल में तो सेल वॉल होती नहीं है, प्लांट सेल में होती है, तो बोरोन इज एसेंशियल फॉर सेल वॉल, सेल वॉल के लिए भी एसेंशियल है। नेक्स्ट सेटिंग डालिए कॉपर। बेटा कॉपर अगर मान लो ज़्यादा आप कंज्यूम कर लो, कॉपर होता है ना, जानते हैं कॉपर? नहीं, कॉपर तो जानते ही होंगे, कॉपर की वायर्स होती हैं, ठीक है। कॉपर की कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, इसलिए कॉपर को इलेक्ट्रिकल वायर में यूज़ किया जाता है। तो अगर मान लो कॉपर आप ज़्यादा कंज्यूम कर लो, कॉपर के बर्तन में पानी पी रहे हैं, ज़्यादा आपकी बॉडी में अगर कॉपर चला जाए तो कौन सी डिजीज़ होगी? हाँ जी, विल्सन। लिख लीजिए बेटा, कॉपर के बारे में लिख लीजिए, कहीं पे नोट बना के लिख लीजिएगा। ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ कॉपर, नोट की तरह लिख लीजिएगा, ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ कॉपर, ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ कॉपर विल्सन डिजीज। हम में बेटा, एनिमल्स में, प्लांट्स में नहीं, हम में। एक्सेस इनटेक ऑफ कॉपर, विल्सन डिजीज अकर्स, विल्सन डिजीज अकर्स। लिखिए प्लांट में लिख लीजिए, कॉपर प्लांट में क्या? हाँ जी, विल्सन बेटा रेडिश टाइप की हो जाती है स्किल, ठीक है। सो कॉपर इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, copper is important for photosynthesis. It is required for cell walls, cell walls के लिए भी ज़रूरत होती है। Copper deficiency resulted into chlorosis, copper deficiency resulted into chlorosis। क्लोरोसिस देखिए बेटा इस टाइप से होती है क्लोरोसिस, इस क्लोरोसिस को याद रखिएगा क्योंकि जनरली क्लोरोसिस कई बार पेपर में आ जाता है। क्लोरोसिस आपने देखे भी होंगे शायद, ऐसे पत्ते, ऐसा लगता है जैसे बेचारों को दाग हो गया हो, ठीक है। ये क्लोरोसिस पीले पीले से हो जाते हैं, ये जो है ना पत्ते जो हैं हरे हरे ना होके पीले पीले से ज़्यादा हो जाते हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे पत्ते, ऐसे देखे होंगे, या तो इनके ऊपर ऐसे, ठीक है, दाग से हो जाते हैं या पीले पीले से हो जाते हैं, ठीक है, येलो कलर के हो जाते हैं, इसको क्लोरोसिस बोला जाता है। मैंने बोला ना अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है और उसमें अगर क्लोरोसिस ऑप्शन है तो आंख बंद करके मार दो। कोई भी मैक्रोन्यूट्रिएंट या माइक्रोन्यूट्रिएंट अगर कम होता है ना प्लांट में तो ये बीमारी हो जाती है उसे। तो उसमें कोई इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है प्लांट पे। जैसे ही कुछ भी मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है प्लांट को सबसे पहली बीमारी यही लगती है कि उसकी लीव्स येलो कलर की होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अगर लीव्स येलो कलर की देखते हैं तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उसमें क्लोरोसिस डिजीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कॉपर क्लोरोसिस अकर्स। मैंगनीज लिखिए, मैंगनीज। नेक्स्ट इज मैंगनीज, मैंगनीज, मैंगनीज। मैंगनीज देखिए, इट इज नेसेसरी फॉर मैंगनीज, नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, photosynthesis because it is used for formation of chloroplast, because it is used for formation of chloroplast। जिंक, नेक्स्ट सेटिंग डालिए जिंक। ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं। जिंक इज रिक्वायर्ड फॉर लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, Zinc is required for large number of enzymes. Zinc is required for large number of enzymes. Due to deficiency of zinc,
अ कॉमन डिजीज नोन एज लिटिल लीफ, लीफ छोटी हो जाती है। अ कॉमन डिजीज नोन एज लिटिल लीफ, पत्ते ना छोटे छोटे हो जाते हैं। कॉमन डिजीज नोन एज लिटिल लीफ, लिटिल लीफ छोटे पत्ते हो जाते हैं। आप देखना बेटा खैरा बोलते हैं उसको, अभी दिखाता हूँ मैं। इस तरह की डिजीज शायद देखी भी होगी आपने, अगर गांव से थोड़ा सा भी बिलोंग करते होंगे कभी देखा हो। वैसे गांव से क्या, वैसे भी दिखाई दे जाता है खैरा। खैरा ये डिजीज होती है। राइस अगर देखे होंगे आपने पत्ते तोड़ के, इस तरह के कभी देखना, पत्ते ऐसे हो जाते हैं एकदम येलो कलर के हो जाते हैं। अगर ऐसे पत्ते हो जाए ना, अगर गांव में आपने राइस कल्टीवेशन देखा होगा या वैसे भी देखा हो कभी, तो ऐसे पत्ते मिलते हैं। आप देखना राइस में ना, जब राइस का आप कल्टीवेशन, राइस की फील्ड देखेंगे तो राइस की फील्ड में मैक्सिमम तो हरे होते हैं, लेकिन कुछ पत्ते ऐसे होते हैं, इस तरह से होते हैं। सो ये जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से हो सकते हैं। ये किसकी वजह से होते हैं? जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से। हाँ हाँ, तो लिख लीजिए, हाँ लिखिए इसको खैरा, इसको खैरा बोलते हैं, KHAIRA, खैरा। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है खैरा, तो खैरा बोला जाता है, खैरा, KHAIRA, खैरा। खैरा डिजीज ऑफ राइस प्लांट, खैरा डिजीज ऑफ राइस प्लांट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक, इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ जिंक। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डेफिशिएंसी ऑफ जिंक की वजह से राइस में कौन सी डिजीज हो जाती है। आंसर क्या है? खैरा, KHAIRA। इसके बाद लिखिए निकिल, नेक्स्ट हेडिंग डालिए निकिल, NICKEL, निकिल। निकिल लिखिए, निकिल इज एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ निकिल, इन द फॉर्म ऑफ निकिल 2+, ऐसे इस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। निकिल Ni2+, निकिल 2+, इसके पास 2 चार्ज होते हैं। निकिल इज एसेंशियल फॉर, निकिल इज एसेंशियल फॉर यूरिएज, यूरिएज। अब मैंने बोला यूरिएज, इसका मतलब क्या हो गया? ये एंजाइम होगा यूरिएज। निकिल इज एसेंशियल फॉर एक्टिवेशन ऑफ यूरिएज एंजाइम which is required to process, which is required to process यूरिया। जो हम खेतों में यूरिया डालते हैं उसको प्लांट यूज कर सके, उसके लिए एक एंजाइम होता है इनमें यूरेज, और यूरेज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? निकिल चाहिए। ठीक है, लिखिए निकिल इज रिक्वायर्ड। यूरिया जो होता है ना, जैसे आप एग्रीकल्चर फील्ड में यूरिया को यूज करते हैं, अब यूरिया प्लांट बेटा डायरेक्टली तो यूज कर नहीं पाएगा। प्लांट क्या करेगा? प्लांट के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको यूरिएज बोलते हैं, वो यूरिया पे अटैक करता है, यूरिया को सिंपलर मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन करता है और फिर उसको प्लांट यूज करता है। तो यूरिया को, यूरिएज को एक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि यूरिएज क्या सो रहा होता है, उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या करते हैं? निकिल कैटलिस्ट को यूज किया जाता है। तो लिखिए विदाउट निकिल, सर अभी आप बता रहे थे ना निकिल इज एसेंशियल फॉर द यूरिया एंजाइम। यूरिया एंजाइम नहीं बेटा, निकिल इज एसेंशियल फॉर एक्टिवेशन ऑफ यूरिएज। ये लिखा ना वर्ड, यूरिएज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए जरूरत है इसकी। यूरिएज इज एन एंजाइम, और यूरिएज का काम क्या होता है कि यूरिया को ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ठीक है, और फिर उसको प्लांट कंज्यूम करता है। तो अगर मान लीजिए निकिल नहीं होगा तो उस केस में क्या होगा? यूरिया आप डालते जाइए, कुछ नहीं होगा, उसको प्लांट यूज ही नहीं कर पाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सो लिखिए विदाउट निकिल टॉक्सिक लेवल ऑफ यूरिया, टॉक्सिक लेवल ऑफ यूरिया, टॉक्सिक लेवल ऑफ यूरिया एक्यूमुलेट, टॉक्सिक लेवल ऑफ यूरिया एक्यूमुलेट इन द फील्ड। सो बेसिकली अगर आपसे कोई पूछे, मतलब इतना डिटेल में तो कोई खास नहीं पूछता, आपसे यही पूछता है कि निकिल किस लिए यूज़ होता है। तो निकिल एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए यूज़ होता है, और उस एंजाइम का नाम क्या होता है? यूरेज।
ठीक है बस। और वो यूरिएज क्या करता है, यूरिया को सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है और उस सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल को फिर प्लांट क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है। और अगर मान लीजिए निकल की डेफिशिएंसी होगी तो यूरिया ऐसे ही पड़ा रहेगा, वो टॉक्सिक हो जाता है बेटा, यूरिया टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक की तरह से एग्रीकल्चर फील्ड में पड़ा ही रह जाता है। नेक्स्ट लिखिए क्लोरीन, नेक्स्ट इज क्लोरीन। it is used, it is necessary for, chlorine is necessary for osmosis, osmosis पहले भी बता चुका हूँ मैं, chlorine is necessary for osmosis, osmosis के लिए ज़रूरत होती है इसकी। osmosis क्या होता है, हाँ जी, osmosis, osmosis देखिए ऑस्मोसिस क्या होता है, सिंपल सा एग्जांपल मैं हमेशा यही बताता हूँ। बादाम है मान लीजिए ये, ठीक है, इसके चारों तरफ पानी है, आपने बादाम को इसमें एलिमेंट को डाल रखा है। अब ये वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। अगर इस बादाम के बाहर देखें तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन हाई है और इस एलिमेंट के अंदर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है, लो है। सो सॉल्वेंट मूव, और ये जो मेम्ब्रेन होती है ना बादाम की, ये एलिमेंट की, इसको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, परमिएबल मेम्ब्रेन मीन्स होता क्या है, सॉल्वेंट इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन आउटसाइड क्या है, हायर है, पानी ज़्यादा है ना, तो सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। बादाम के अंदर वाटर कम है और बाहर वाटर ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। और किसके थ्रू, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। So osmosis is a process in which solvent moves from higher concentration to lower concentration through permeable membrane। ये definition होती है, through permeable membrane, पहले भी मैं बता चुका हूँ इस चीज़ को, ठीक है। इसको osmosis बोला जाता है, osmosis, ठीक है। सो लिखिए ये क्लोरीन किस में हेल्प करता है, osmosis में हेल्प करता है। तो osmosis and ionic balance, ionic balance प्लांट के अंदर आयोनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। इट ऑल्सो प्लेस इट ऑल्सो प्लेस important role in photosynthesis। Chlorine also plays important role in photosynthesis, नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेस्कुलर सिस्टम। तो ये मैक्रो और माइक्रो हो गया बेटा, इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम में पहले भी बता चुका हूँ, वेस्कुलर प्लांट क्या होते हैं, जिनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। ऐसे प्लांट्स, मान लीजिए ट्री है, इसके अंदर एक तो जाइलम होता है कनेक्टिव टिश्यू और एक होता है फ्लोएम। जाइलम, ये जाइलम है, जाइलम का काम क्या होता है, वाटर को रूट से प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना। तो जाइलम यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और फ्लोएम का काम क्या होता है, ये फ्लोएम है, फ्लोएम लीव्स से, लीव्स में, क्योंकि फूड कहाँ बनता है, लीव्स, हाँ, सो लीव से डिफरेंट पार्ट, तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू different parts of the plant, xylem and phloem both are connective tissues। xylem and phloem, ये तीसरा फीचर इसके बारे में याद रखना, xylem and phloem both are connective tissues। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड होता है ना, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन अवर बॉडी, सेम ऐसे जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर कनेक्टिव टिश्यू। इनको वेस्कुलर बंडल्स बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड
वेस्कुलर बंडल्स, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स बोला जाता है। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वेस्कुलर बंडल्स, इनको वेस्कुलर बंडल्स भी बोलते हैं। और जिन प्लांट्स में ये मिलता है उसको वेस्कुलर प्लांट्स बोला जाता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जिनमें मिलते हैं उनको वेस्कुलर प्लांट्स बोलते हैं। सो लिखिए, देखिए ऐसा नहीं है कि नॉन वेस्कुलर प्लांट्स नहीं होते, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स भी होते हैं जिनमें ये बंडल नहीं होते, ठीक है। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स जैसे आपने देखा होगा ये जो आपका एल्गी हो गया, उसमें क्या है, कहीं है वेस्कुलर? कुछ भी नहीं है बेटा, उसमें ना जाइलम है ना फ्लोएम है। तो ये सब क्या है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं। सो लिखिए, those plants in which there is no xylem and phloem, they are known as non-vascular plants. ऐसा नहीं कि जाइलम सिर्फ वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट से, मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है। तो जाइलम लिख लीजिए, जाइलम टिश्यू इज ऑल्सो जाइलम also absorb minerals by roots. Xylem also absorbs mineral by roots. Phloem लिखिए, phloem is also known as bast, B-A-S-T, bast tissue, इसको bast tissue बोलते हैं, B-A-S-T, bast tissue। फ्लोएम को बास्ट टिश्यू भी बोला जाता है, बास्ट टिश्यू अगर कोई बोले तो फ्लोएम ही है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कसकटा सुना बेटा, अमरबेल। अमरबेल मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या होता है अमरबेल? अरे बेटा, पिचर प्लांट अलग होता है, पिचर प्लांट अलग होता है, अमरबेल अलग होती है। अमरबेल, इसको कसकटा बोलते हैं, कसकटा। अमरबेल वो होती है पैरासाइट, मैंने बोला था ना, पैरासाइट क्या होता है, जो अपने होस्ट को खाता रहता है और खुद हरा भरा रहता है। होस्ट बेचारा मरने की हालत में हो जाता है और खुद हरा भरा रहता है। अमरबेल इसलिए अमर रहती है कि जिस प्लांट के ऊपर आ जाती है उस प्लांट को तो ख़त्म कर देती है और अब खुद अपनी हरी भरी बनी रहती है। सो ऐसे को पैरासाइट्स बोला जाता है, कसक, ठीक है। अमरबेल, पिचर प्लांट बेटा इंसेक्टिवोरस होता है, इंसेक्ट को कंज्यूम कर जाता है, ऐसे होता है, ऐसे खुलासा, फिर उसका इंसेक्ट आता है, ऐसे उसके अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो उसको मार देते हैं, उसको पिचर प्लांट बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, हाँ बस वो है कि वो इंसेक्टिवोरस होता है ये, ठीक है, प्लांट को खाता है और क्या। तो लिखिए, अमरबेल, अमरबेल इज एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट, एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट। एंजियोस्पर्म क्या होता है? फ्लावर, जिसमें फ्लावर आते हैं, ठीक है, पैरासाइट। नेक्स्ट लिखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज डेविल्स हेयर, इसको डेविल्स हेयर भी बोलते हैं, डेविल्स हेयर, डेविल्स हेयर। प्लांट इज, दिस प्लांट इज लीफलेस एंड रूटलेस। अच्छी बात ये होती है बेटा, इसको याद रखना, ये प्लांट ना तो इसके लीफ होते हैं, दिस इज लीफलेस एंड रूटलेस। अभी दिखाता हूं मैं, देखिए कैसे, रूटलेस, ना तो रूट होती है ना लीफ होती है, लीफलेस एंड रूटलेस। नेक्स्ट लिखिए, लिखिए द स्टेम डेवलप्स, इसमें होता क्या, स्टेम डेवलप्स, स्टेम डेवलप्स हॉस्टोरिया, HAUSTORIA, हॉस्टोरिया। और वो क्या करता है, प्लांट जैसे मान लीजिए होस्ट है तो उसमें पेनिट्रेट कर देता है, और पेनिट्रेट करने के बाद, ठीक है, उसका जितना भी न्यूट्रिएंट होता है सब कुछ सक कर लेता है। जैसे पाइप नहीं होती बेटा, स्ट्रॉ, ठीक है, इसी तरह से हॉस्टेरिया एक स्टेम का पार्ट होता है, वो स्टेम होस्ट में अटैक करता है और सारे न्यूट्रिएंट को कंज्यूम करता है। सो लिखिए, स्टेम डेवलप्स हॉस्टेरिया विच आर रूट लाइक, जो रूट की तरह होता है लेकिन रूट होता नहीं है, विच आर रूट लाइक एंड पेनिट्रेट द होस्ट, पेनिट्रेट द होस्ट स्टेम टू ड्रॉ वाटर
and nourishment, to draw water 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 and nourishment. तो ये प्लांट न्यूट्रिशन था, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। अमरबेल याद रखिएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें ना तो लीफ होती है ना रूट होती है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कौन सा ऐसा प्लांट है, एग्जांपल दे देंगे जिसमें ना तो लीफ होती है ना रूट होती है, तो आंसर क्या होगा? अमरबेल, अमरबेल, ठीक है। तो एक छोटा सा चैप्टर था, ये खत्म हो गया। इसके बाद लिखिए डिजीजेस। मैंने बोला था ना डिजीजेस बेटा बीच बीच में लिखवाता रहूँगा जिससे याद होती रहेंगी आपको। डिजीजेस, डिजीजेस लिखिए नंबर 1। एक तो अभी विल्सन पढ़ी है आपने, विल्सन, एक्सेस ऑफ कॉपर। अगर आप एक्सेस ऑफ कॉपर कंज्यूम करते हैं तो उससे एक डिजीज हो जाती है जिसको विल्सन बोलते हैं, विल्सन, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इनटेक ऑफ कॉपर, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इनटेक ऑफ कॉपर, इनटेक ऑफ कॉपर। सेकेंड लिखिए सिलिकोसिस, सिलिकोसिस, सिलिकोसिस किसकी वजह से होता है? एक्सेस ऑफ, ड्यू टू एक्सेस ऑफ इनटेक ऑफ सिलिकॉन, हाँ, इनटेक ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन, सिलिका लिख लीजिए। सिलिकोसिस के बारे में लिखिए। सिलिका समझते हैं, सैंड पार्टिकल, और इस सिलिका जो होता है लिखिए सिलिका इज डिपोजिटेड इनटू द लंग्स। लंग्स में सिलिका डिपोजिट हो जाता है। सिलिकोसिस में सिलिका गेट डिपोजिटेड इनटू द लंग्स एंड विच रिजल्टेड इनटू सिलिकोसिस। सांस नहीं ले पाते। दिस डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिजीज। दिस डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिजीज। एक टाइप का आप काम करेंगे, ठीक है, तो उसमें सिलिकोसिस आपके लंग्स में डिपोजिट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज क्योंकि वर्कर्स ना जैसे माइनिंग कर रहे हैं या फिर मिट्टी का काम कर रहे हैं तो वो एक्सपोजर होता रहता है, तो उसकी वजह से वो डिजीज हो जाती है। सो लिखिए जैसे फॉर एग्जांपल कहाँ पे कोल एंड हार्ड रॉक माइनिंग, कोल माइनिंग होती है या हार्ड रॉक माइनिंग होती है, वहाँ पे कोल एंड हार्ड रॉक माइनिंग। दूसरा लिखिए कंस्ट्रक्शन वर्कर। तीसरा टनल वर्कर, टनल में जो काम करते हैं, टनल वर्कर। फोर्थ लिखिए सैंड ब्लास्टिंग। फिफ्थ लिखिए ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, ब्लास्टिंग, सैंड ब्लास्टिंग, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग। ग्वाइटर किसकी वजह से होता है? पहले भी बताया था मैंने, हाँ, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आपको पता ही है डेफिशिएंसी। ग्वाइटर लिख लीजिए, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। ये मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाते हैं। ग्वाइटर इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। नेक्स्ट लिखिए बेरी, B1 थाइमाइन की वजह से, वेरी गुड, बेरी। लिखिए बेरी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1। विटामिन B1 को थाइमाइन भी बोलते हैं, थाइमाइन, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड थाइमाइन। विटामिन B1 को क्या बोलते हैं? थाइमाइन। दो टाइप की बेरी होती है बेटा, एक वेट बेरी होती है, एक ड्राई बेरी होती है। वेट एंड ड्राई, वेट एंड ड्राई। वेट बेरी और दूसरा क्या है? ड्राई बेरी। वेट बेरी एंड दूसरा क्या है? सेकेंड ड्राई बेरी। सो लिखिए वेट बेरी के बारे में लिख लीजिए। इट अफेक्ट द हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। वेट बेरी अफेक्ट्स हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम। In extreme cases, it can cause heart failure. It can cause heart failure.
ड्राई बेरी बेरी के बारे में लिखिए, ड्राई बेरी बेरी। इट डैमेज नर्वस सिस्टम, तो कौन सा ज़्यादा डेंजरस है? हाँ जी, दोनों ही डेंजरस हैं, दोनों से ही मरोगे ही, उससे कोई वो अंत थोड़ी है। सो इट डैमेजेस द नर्वस सिस्टम एंड मसल पैरालिसिस। Beriberi can be, could be life threatening. Beriberi could be life threatening if it is not treated. If it is not treated. बेटा विटामिन बी की ना अगर बर्ड्स में कमी हो जाए तो उनको भी, उनका दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, ठीक है, काम करना बंद कर देता है, उनका नर्वस सिस्टम भी खराब हो जाता है। सो विटामिन B1 की कमी अगर बर्ड्स में हो जाए तो उनको भी यही नर्वस सिस्टम उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, ख़त्म, डेथ हो जाती है उनकी भी। तो लिखिए नेक्स्ट, लिखिए बेटा, ये तो हो गया आपका बेरी बेरी। नेक्स्ट डिजीज़, ये क्वेश्चन कई बार आया है, ब्यूलीमिया नर्वोसा बोलते हैं इसे, नर्वोसा, ब्यूलीमिया नर्वोसा। ये बेटा क्वेश्चन आया हुआ है पहले भी पेपर में, ब्यूलीमिया नर्वोसा। लिखिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्यूलीमिया। हाँ, ईटिंग, ओवर ईटिंग की आदत पड़ी रहती है लोगों को। हाँ, फिर उसके बाद क्या करते हैं, वोमिटिंग कर देते हैं। हाँ, पहले खूब खा लेंगे, मतलब इनको पता ही नहीं चलता मेरा पेट कब भर गया है या कब खाना रोक देना चाहिए। ऐसे लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब रोक देना चाहिए, खाते रहते हैं, फिर उसके बाद वोमिटिंग करते हैं, ठीक है। हाँ, इन लोगों को पता ही नहीं चलता, अनकंट्रोल्ड वे में डाइटिंग मतलब एक्सेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड करते हैं और बाद में फिर वोमिट करते हैं। तो लिखिए इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्यूलीमिया। इट इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर, इट इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर, इट इज़ एन ईटिंग डिसऑर्डर characterized by binge eating, B-I-N-G, binge eating, characterized by binge eating, खूब खाते हैं बेटा, binge eating, characterized by binge eating, और बहुत कम टाइम में खाते हैं, बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा खा जाते हैं, binge eating बोलते हैं उसको। नेक्स्ट लिखिए followed by purging, purging का मतलब बाद में उल्टी करते हैं, followed by purging, followed by purging। ऐसे ही कुछ लोगों को ना ड्रिंकिंग की बीमारी भी होती है, खूब पीते, कंट्रोल ही नहीं होता, पीते चले जाते हैं, उनका भी ऐसे ही यही बीमारी है टाइप की, ठीक है, पी लेते हैं फिर बाद में वोमिटिंग करते हैं, ठीक है। वो देखो खुश हो रहा है, नहीं? हाँ, है कोकटेल बना के, टेल बना के। नेक्स्ट लिखिए तो नेक्स्ट इज इताई, नेक्स्ट डिजीज इज इताई। ये भी कई बार पेपर में आया, किसकी डेफिशिएंसी से होता है? कैडमियम, इताई डिजीज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैडमियम, कैडमियम, एक्सेस ऑफ कैडमियम डेफिशिएंसी तो नहीं बोलना चाहिए, एक्सेस बोलना चाहिए इसको, एक्सेस ऑफ कैडमियम ज़्यादा इनटेक कर लिया आपने। इट इज़ ए, बहुत सारी बीमारियां ना बेटा जापान से आई हैं, जैसे मिनमाटा डिजीज़, इताई, ये डिजीज़ भी वहीं से आई है, जापान से। तो लिख लीजिए इट्स ओरिजिन इट वॉज ओरिजिनेटेड इन जापान, it resulted into pain in joints and, हाँ ठीक है, joints and bones ना बहुत वीक हो जाती हैं, किडनी भी फेलियर हो जाता है। सो लिख लीजिए इताई resulted into failure of kidney
एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं, एंड सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स। एक्चुअली होता क्या था, क्योंकि जापान में ना इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बहुत हाई लेवल का था, सो जब ये माइनिंग करते थे, माइनिंग करते करते कैडमियम जो है ना रिवर के थ्रू ओशंस में चला जाता था और रिवर्स में भी रहता था। तो रिवर्स में क्या होता है कि फिशेस के एडिपोज टिश्यू में डिपॉजिट होता था, फिर ये लोग फिशेस कंज्यूम करते थे, फिर फिशेस के थ्रू इनकी बॉडी फूड चैन में आ जाता था, फिर उसकी वजह से ये डिजीज़ होती थी, इताई इताई डिजीज़। ठीक है, इताई इताई डिजीज़। सो लिखिए ऐसे ही बेटा, नेक्स्ट हेडिंग डालिए मिनमाटा डिजीज़। मिनमाटा डिजीज़ क्या होती है? मिनमाटा, मिनमाटा, हाँ, ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ मरकरी, मिनमाटा डिजीज़। ये भी जापान में ही हुई थी, मिनमाटा एक जगह है वहाँ पे, तो इसको मिनमाटा डिजीज़ बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू एक्सेस ऑफ मरकरी, ड्यू टू एक्सेस इनटेक ऑफ मरकरी, मरकरी। इट अटैक ऑन द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम पे कैसे? मान लीजिए पेन है, अब आप उठाना चाहते हैं इस पेन को कि मैं इसे पिकअप करूँगा, बस आप चाहते ही हैं, उठा नहीं सकते, बस आपका हाथ ऐसे ऐसे हिलता रहेगा, आप इसको उठा नहीं पाएंगे। मिनमाटा डिजीज, ब्रेक डाउन ऑफ नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है मरकरी। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिए ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम ड्यू टू एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इनटेक, ब्लू बेबी सिंड्रोम ड्यू टू एक्सेस ऑफ नाइट्रेट इनटेक। नाइट्रेट कहाँ से मिलेगा बच्चे को? ड्रिंकिंग वाटर जो होता है ना, वाटर में नाइट्रेट ज़्यादा होता है, उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है नाइट्रेट की, फिर वो ड्रिंक करता है, सो जब वो पानी पिएगा तो उसमें नाइट्रेट ज़्यादा होगा। नाइट्रेट क्या करता है? हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाता है, तो उसका कलर ना ब्लू कर देता है, बिल्कुल पूरी स्किन ब्लू ब्लू सी हो जाती है बच्चे की। तो लिखिए बिल्कुल ये समझिए भगवान कृष्ण की तरह हो जाता है, लगता है भगवान कृष्ण जो थे ब्लू बेबी सिंड्रोम थे। ठीक है, जैसे उनकी स्किन होती है ना ब्लू कलर की। या जरावा ट्राइब है, आप यहाँ चले जाइए, जरावा ट्राइब अंडमान निकोबार में, तो उनकी भी स्किन ब्लू कलर की, वैसे उन्हें ब्लू बेबी सिंड्रोम नहीं है, उनकी स्किन ही ऐसी है। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ब्लू कलर की हो जाती है, ब्लूइश टाइप की हो जाती है, जैसे नील लगा दिया हो पूरी बॉडी में। ठीक है, उजाला। नेक्स्ट लिखिए in this disease nitrate combines with hemoglobin, nitrates combine with hemoglobin, nitrates combine with hemoglobin, which resulted into decreasing ability of blood to carry oxygen, it can be fatal in infants में fatal भी हो सकता है, डेथ भी हो जाती है। ठीक है, इसके बाद लिखिए एल्जाइमर्स डिजीज, एल्जाइमर भूलने की बीमारी हो जाती है। वैसे बड़ी एज में होती है बेटा, छोटी एज में नहीं होती, जब बूढ़े होते हैं तब होता है ऐसा एल्जाइमर, ऐसे यंग एज में नहीं होती। अब मान लो किसी को भूलने की बीमारी हो या भूल ही जाता हो बेचारा, तो ये नहीं कि उसको एल्जाइमर है। ठीक है, ये ओल्ड एज में, जनरली ओल्ड एज में होती है, बहुत एक्सेप्शनल केस होता है कि यंग एज में आपको ये बीमारी हो। तो लिखिए एल्जाइमर, इसका नाम एल्जाइमर इसलिए है जिस बंदे ने इसको, ठीक है, पता किया था, उसका नाम ही एल्जाइमर था। तो लिखिए इट इज़ ए क्रोनिक न्यूरो डिजनरेटिव, नर्वस सिस्टम को डिजनरेट कर देता है, क्रोनिक न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज which resulted into degeneration of brain cells की डेथ होना शुरू हो जाती है।
which resulted into degeneration of brain cells. It usually starts slowly. पहले धीरे धीरे स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद तो सब भूल जाता है. Gradually worsen. WORSEN. It is the main reason behind dementia. Dementia भी इसी की वजह से होता है. डेमेंशिया में क्या होता है, आपकी थिंकिंग एबिलिटी जो होती है ना कम हो जाती है, सोचने की ताकत कम हो जाती है. डेमेंशिया DEMENTIA थिंकिंग एबिलिटी पे अफेक्ट करता है. थिंकिंग एबिलिटी, सोच नहीं पाते आप, किसी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं. थिंकिंग एबिलिटी डिक्लाइन हो जाती है. नेक्स्ट लिखिए. नेक्स्ट लिखिए एनोस्मिया. क्या होता है एनोस्मिया? स्मेल नहीं आती. एनोस्मिया ये नेक्स्ट डिजीज है, एनोस्मिया बोलते हैं. आप स्मेल नहीं, मतलब सूंघ नहीं पाते, सेंट भी कर देंगे तो भी नहीं पता चलेगा कि क्या सेंट है या क्या है. सो लिखिए इट इज ए कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल. Person could not smell the scent. Scent को भी स्मेल नहीं कर सकता. ठीक है. सो ये था, इतनी डिजीज आपको याद कर लेनी है. आज का होमवर्क यही है. ठीक है. धीरे धीरे ये डिजीज धीरे धीरे याद होती जाएंगी, क्योंकि डिजीज़ एक साथ आप याद भी नहीं कर सकते और याद भी नहीं होंगी. तो एनोस्मिया याद रखना, कंप्लीट लॉस ऑफ स्मेल. ठीक है, स्मेल नहीं कर सकते आप. तो इतना याद रखना. अभी आज ज्योग्राफी फिनिश करना है हमें, तो 7 बजे ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे और उसका मैपिंग कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि कल टेस्ट भी है, तो आज ज़रूरी है कि उसको कंप्लीट किया जाए. ठीक है. 7 हाँ मॉर्निंग 9:30 to 11:30 नहीं, कितने बजे चाहते हैं? सर 11:30 कर लीजिए, मतलब 11 के बाद. अच्छा 11 के बाद 1 घंटे का टेस्ट होगा, वो 2 घंटे उसमें लगेंगे नहीं. 1 घंटे का टेस्ट, उसमें आता है तो आता, नहीं आता तो नहीं आता, उसमें कुछ कर थोड़ी सकते हैं. तो 4 से 5 4 to 5 कर लेते हैं, ठीक रहेगा. 4 to 5 ठीक है. 4 to 5 ठीक है. 1 घंटे का टेस्ट है, उसमें 100 क्वेश्चन है 1 घंटे में, क्योंकि 1 घंटे वेस्ट हो जाते हैं. आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता. हाँ बिल्कुल. ज्योग्राफी और उसमें हाँ जी मॉर्निंग में ऑफ ही है, कल मॉर्निंग में ऑफ रहेगा. ठीक है. करंट अफेयर्स का भी होगा क्या क्वेश्चन? हाँ जी करंट 50 क्वेश्चंस करंट अफेयर के होंगे. 50 क्वेश्चंस आपके मैपिंग के होंगे. हाँ कल मॉर्निंग में ऑफ है, इवनिंग में ही आना. ठीक है. कल मॉर्निंग में ऑफ रहेगा. मॉर्निंग में आप लोग तैयारी कर लेना अच्छे से. ऑफ इसलिए नहीं दे रहे, ऑफ इसलिए दे रहे हैं कि बहुत लोग थक गए हैं. ठीक है. नहीं वो पीछे वाले बेचारे परेशान हो गए हैं कि सोने के लिए टाइम नहीं मिल रहा. हाँ अच्छा अभी परेशान नहीं हो, ठीक है कोई बात नहीं. तो कोई बात नहीं, आराम से तैयारी कर लेना. वो कोई आप मत देना आप, हाँ अटेम्प्ट कीजिए कोई बात नहीं. लेकिन वैसे तो मॉर्निंग में कल क्लास नहीं होगी और इवनिंग में क्लासेस होंगी. इवनिंग में 4 to 5 आपका ये होगा, फिर 5 के बाद 5 to 9 क्लास होगी. ठीक है. 5 to 9 फिर एज यूजुअल क्लास होगी. 5 to 9 सिर्फ बायो की क्लास होगी कल, क्योंकि बायो का सिलेबस ख़त्म करना है. ठीक है. तो बायो कल ख़त्म हो जाएगी. कल मतलब आपका बायो जो है ना, मतलब एक क्लास कल बायो ख़त्म, मैपिंग ख़त्म हुई है यार ज्योग्राफी में, क्यों टेंशन ले रहे हो. ठीक है. नहीं सो ये कल मैपिंग, आज आपकी मैपिंग फिनिश हो जाएगी. प्लस ठीक है मैप बुक निकालिए बेटा. आप क्लास में क्या छुट्टी देना है, इंटरवल चाहिए क्या?
बस निकालिए मैप बुक, ठीक है, मैप बुक निकालिए बेटा। 5-7 मिनट क्या करोगे, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर उसमें। बेटा वो ले आना, क्या नाम है, पेरियार। पेरियार है, ले आओ। मैप बुक भी ले आना, मैप बुक है तुम्हारे पास? अभी जाओगे 15-20 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, तो इससे अच्छा है कि हम लोग कर लेते हैं, कल टेस्ट भी है ना, तो इसलिए ज़रूरी